हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट बालकों की आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी हम श्रृंखला लेकर आए हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। इसमें एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा की अवधारणा बताएं। तो सबसे पहले हम समावेशी शिक्षा के बारे में जान लेते हैं कि समावेशी शिक्षा है क्या। आखिर में वह शिक्षा है जिसमें एक सामान्य विद्यालय में बाधित तथा सामान्य बालक दोनों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। अब आप दूसरे तरीके से अपने शब्दों में बता सकते हैं कि देखिए, बहुत ही सिंपल भाषा में, एक छत के नीचे प्रत्येक बच्चे को शिक्षा दी जाती है तो वह समावेशी शिक्षा है। प्रत्येक बच्चे को बिना भेदभाव किए जाति पर भेद ना हो, लिंग पर भेद ना हो, यानी कि बालक और बालिका इसमें भी भेद ना हो, और सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है एक ही जगह पर, तो वो क्या कहलाती है? तो वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। अब देखते हैं, देखिए बुद्धि लब्धि, इसको देख लेते हैं। देखिए बुद्धि लब्धि से क्या तात्पर्य है? तो मानसिक आयु व शारीरिक आयु में अनुपात को बुद्धि लब्धि यानी कहा जाता है, या बुद्धि लब्धि का सूत्र कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो मानसिक आयु व शारीरिक आयु में अनुपात को। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि का अगर बुद्धि लब्धि के सूत्र की बात की जाए तो बुद्धि लब्धि के सूत्र हो जाता है आपका मानसिक आयु, यानी कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु। इसमें देखिए 100 नहीं, इसमें देखिए ये आपका बुद्धि लब्धि जो मानसिक आयु सबसे पहला सूत्र है, और उसके बाद जब टर्मन के अनुसार जो सूत्र आया तो उसमें देखिए मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये किसके अनुसार है? तो ये टर्मन के अनुसार। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि का सूत्र, तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है ना। और अगर आ जाता स्टर्न के अनुसार तो मानसिक आयु बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ये सबसे पहला सूत्र। उसके बाद देखते हैं, बात कर लेते हैं विशिष्ट बालक की परिभाषा क्या है। अब हम लोग क्या जानेंगे? विशिष्ट बालक की परिभाषा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो आप लोगों की सीरीज लेकर आए हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे ना छूटें। तो देखिए विशिष्ट बालक को सबसे पहले देख लेते हैं कि विशिष्ट बालक होते क्या है। देखिए वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हैं, और विशिष्टता इस स्तर की हो कि उसने अपने विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, विशिष्ट बालक कहलाता है। देखिए विशिष्ट बालक का वर्गीकरण, देखिए इसमें कौन कौन से बालक आ जाते हैं? इसमें आपके प्रतिभाशाली बालक आ जाते हैं, इसमें सृजनशील बालक भी आ जाते हैं, इसमें देखिए पिछड़े बालक भी आ जाते हैं, इसमें मंदबुद्धि बालक भी आ जाते हैं, संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक भी आ जाते हैं, और बाल अपराधी बालक भी आ जाते हैं। अब देखिए आपको क्वेश्चन होगा कि विशिष्ट बालक में, देखिए विशिष्ट बालक में प्रतिभाशाली बालक आ गए, तो क्या पिछड़े बालक भी आएंगे या मंदबुद्धि भी बालक आएंगे? तो हाँ, विशिष्ट बालक में ये सब तरह के बालक आएंगे। और देखिए प्रतिभाशाली बालक, तो प्रतिभाशाली बालक की IQ कितना होता है? तो 140 प्लस। और देखिए पिछड़े बालक का IQ तो 80 से 90, और मंदबुद्धि बालक तो 70 से कम IQ होता है। ठीक है ना। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है पिछड़े बालक से आपका अभिप्राय क्या है। तो हम लोग पिछड़े बालक के बारे में पढ़ेंगे
तो ऐसे बालक जो कक्षा में बुद्धि तथा शिक्षा प्राप्त करने में सामान्य बालकों से काफ़ी पीछे रह जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें पिछड़े बालक कहते हैं। जैसे देखिए, पिछड़े बालक वही हैं सिर्फ जो कक्षा में अपने साथियों से पिछड़ गए हैं। कक्षा में साथी उसके यानी कि जो उसके साथी हैं वो जल्दी से गृह कार्य यानी कि होमवर्क कर लेते हैं, और वो बालक जल्दी से कार्य नहीं कर पाता है, तो वो किस श्रेणी में आएगा? तो वो पिछले बालक की श्रेणी में आएगा। यानी कि इस तरह के जो बालक हैं वो पिछड़े बालकों की श्रेणी में आएंगे। जैसे कक्षा 4 का बच्चा कक्षा 3 का कार्य नहीं कर पा रहा है, तो क्या कहलाएगा? तो वो पिछड़ा बालक कहलाएगा। ठीक है ना। सिंपल भाषा ये है कि जैसे कि अब जिस क्लास में बच्चा और अपने से नीचे स्तर की क्लास का वर्क नहीं कर पा रहा है, तो वो बच्चा कैसा कहलाएगा? तो वो बच्चा कहलाएगा पिछड़ा बालक। और अगर वो बच्चा जिस क्लास में है उससे ऊंची क्लास का वर्क कर लेता है, तो वो कौन सा बच्चा कहलाएगा? तो वो प्रतिभाशाली बच्चा कहलाएगा। अब देखिए पिछड़े बालक का अर्थ। तो पिछड़े बालक से तात्पर्य ऐसे बालकों से है जो शिक्षा प्राप्त करने में सामान्य बालकों से पिछड़ जाते हैं। अतः जो बालक अपनी कक्षा में अन्य बालकों से शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ जाते हैं उन्हें पिछड़े बालक कहा जाता है। पिछड़े बालक के लिए मंदबुद्धि होना आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो पिछड़े बालक हैं वो मंदबुद्धि भी हैं, ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ क्या होता है कि जो अपने कक्षा के जो बच्चे हैं उनसे वर्क करने में थोड़ा सा पीछे है, तो उसको हम पिछड़ा बालक कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, देख लेते हैं। देखिए प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? तो प्रतिभाशाली बालक की अगर बात की जाए तो अगर किसी बच्चे में प्रतिभा अच्छी है तो वह प्रतिभाशाली बच्चा कहलाएगा। कैसा बच्चा कहलाएगा? तो प्रतिभाशाली बच्चा कहलाएगा। और देखिए टर्मन महोदय के अनुसार जिन बच्चों की IQ 140 प्लस होगी, कितनी होगी? तो 140 प्लस होगी, तो वे प्रतिभाशाली बच्चे कहलाएंगे। और देख लेते हैं। देखिए जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि प्रतिभाशाली बालक अर्थात उस बालक में कुछ विशेष प्रतिभा निहित है। ऐसे बालक जो अपनी श्रेष्ठ क्षमता के बल पर शैक्षिक उपलब्धि में विद्यालय स्तर पर स्थान प्राप्त करते हैं या किसी विशेष क्षेत्र जैसे गणित, कला, विज्ञान, सृजनात्मक लेखन इत्यादि में उच्च स्तरीय प्रतिभा रखते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। जैसे कि देखिए प्रतिभाशाली बालक वो होते हैं जो देखिए अगर उनको वर्क दे दिया जाए तो वो अन्य बच्चों की अपेक्षा जल्दी कर लेते हैं और वो कोई भी कार्य करने से घबराते नहीं हैं, तो वो बच्चे क्या कहलाते हैं? तो वो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। और जो पिछड़े बालक होते हैं वो अपना कार्य भी नहीं कर पाते हैं और अन्य बच्चों मतलब जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनसे वो थोड़ा सा जैसे उनके लेवल से वो नीचे होते हैं, तो वो पिछड़े बालक कहलाते हैं। और देखिए मानसिक रूप से मंद बालक कौन से होते हैं? तो देखिए मानसिक मंदता का अर्थ सबसे पहले समझ लेते हैं। औसत से कम मानसिक योग्यता अर्थात जिन बालकों की बुद्धि लब्धि साधारण बालकों की बुद्धि लब्धि से कम हो और उनमें विभिन्न मानसिक शक्तियों से यानी शक्तियों की न्यूनता पाई जाती है, मानसिक रूप से मंद बालक कहलाते हैं। ठीक है ना। और देख लेते हैं सामान्यतः साधारण बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो देखिए साधारण बालक की बुद्धि लब्धि 90 से 110 तक होती है। और देखिए मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 70 से नीचे होती है। और देखिए प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 140 प्लस होती है। आप लोग ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं मंद बुद्धि बालकों की विशेषताएं। क्रो के अनुसार दूसरों को मित्र बनाने की अधिक इच्छा। सेकंड नंबर पर देख लेते हैं दूसरों के द्वारा मित्र बनाए जाने की कम इच्छा। यानी कहने का मतलब ये है कि दूसरों को मित्र बनाने की अधिक इच्छा तो होती है, लेकिन जब दूसरों के द्वारा जैसे कोई दूसरा कह रहा है तो मित्र नहीं बनाया जाएगा, यानी वो नहीं बनाएगा।
और विद्यालय में असफलताओं के कारण निराशा, यानी मंदबुद्धि जो बालक होते हैं उनकी जो विशेषता है कि विद्यालयों में जब वो असफल हो जाते हैं तो इसके कारण वो निराश रहते हैं। और संवेगात्मक और सामाजिक असमायोजन। उसके बाद देख लेते हैं समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक कौन बालक होते हैं, तो देखते हैं। समस्यात्मक बालक उस बालक को कहते हैं जिसके व्यवहार में कोई ऐसी असामान्य बात होती है जिसके कारण वह समस्या बन जाता है। ठीक है ना, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना इत्यादि। देखिए समस्यात्मक बालकों के प्रकार। तो समस्यात्मक बालकों की सूची बहुत लंबी है। इनमें से कुछ मुख्य प्रकार के हैं, यानी कुछ मुख्य प्रकार के बालक हैं। चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, क्रोध करने वाले, एकांत पसंद करने वाले, मित्र बनाना पसंद ना करने वाले, आक्रमणकारी व्यवहार करने वाले। ये किस में आते हैं, तो ये समस्यात्मक बालकों में आते हैं। और देखिए इस तरह के बालक कैसे होते हैं, जैसे आपने कुछ बच्चों को देखा होगा कि मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कक्षा 4 में पढ़ते हैं और वो कक्षा 3 में आके और खामखा मतलब बच्चों ने कोई गलती भी नहीं की होती है और उनको मार पीट के वो चले जाते हैं। या जैसे विद्यालय की दीवारों को छलांग लगाकर वो भाग जाते हैं, या अपना बैग छोड़कर वो चले जाते हैं और फिर बोलते हैं अरे बैग क्या लेंगे और कल ले लेंगे। तो इस तरीके के जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, वो समस्यात्मक बालक होते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं, देखिए प्रतिभाशाली बालक की विशेषता देख लेते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू कितना होता है, तो हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं, फिर से हम देखिए बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आएंगे ज़रूर। ठीक है ना। तो प्रतिभाशाली बालक के जो आईक्यू होता है वो कितना होता है, वो 140 होता है, यानी 140 से प्लस होता है। और जो इसकी विशेषता है वो देख लेते हैं, यानी विशेषताएं देख लेते हैं। तो कोई भी पाठ को आसानी से सीखना, यानी जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो कितना भी कठिन पाठ हो वो उसको आसानी से वो सीख लेता है। और बुद्धि एवं व्यवहारिक ज्ञान का उपयोग सामान्य बालक से अधिक करना, और विशाल शब्दकोश भंडार का होना, और देखिए मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता और अपने साथियों की तुलना में अधिक ज्ञान। जैसे मान लीजिए किसी कक्षा में 100 बच्चे हैं और उनमें देखिए या 50 बच्चे हैं, तो उनमें अगर वो सबसे अच्छा बच्चा है और वो सबसे जल्दी वर्क कर लेता है, जो भी लेसन पढ़ाया जाता है वो उसकी बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, तो मतलब वो बच्चा प्रतिभाशाली बच्चा है। ठीक है ना। कठिन मानसिक कार्य को भी आसानी से करने में सक्षम, यानी कितना भी कठिन वर्क हो उसको दिया जाए तो वो आसानी से कर लेता है। कुप्पुस्वामी के अनुसार देखिए पिछड़े बालकों की विशेषताएं। ये देखिए आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। देखिए पिछड़े बालक जो हैं उनका आईक्यू कितना होता है, तो उनका आईक्यू 80 से नीचे होता है। फर्स्ट नंबर पर देख लेते हैं, सीखने की गति धीमी होती है, यानी जो पिछड़े बालक होते हैं उनके सीखने की गति धीमी होती है और जीवन में निराशा का अनुभव होता है। और देखिए समाज संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति और जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षणिक उपलब्धि। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 14 वर्ष का बच्चा है लेकिन जितना मानसिक रूप से होना चाहिए उतना नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श, यानी देखिए निर्देशन का पहले अर्थ देख लेते हैं। निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा की समस्याओं के समाधान से संबंधित चीज़ों को बताया जाता है। निर्देशन किसी भी समस्या का समाधान स्वयं नहीं करता, बल्कि वह ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके व्यक्ति में समस्याओं का समाधान कर सकता है। देखिए कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप टीचर और हम स्टूडेंट हैं, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान है कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, हम कैसे पढ़ाई करें, क्या तैयार करें, कौन सी बुक पढ़ें या कौन से नोट्स बनाएं। तो आप हमें परामर्श देंगे, यानी निर्देशन देंगे कि आप इस तरह की बुक पढ़ें या आप 8 घंटे पढ़ें या आप 10 घंटे पढ़ें, आप जो भी निर्देशन देंगे। लेकिन निर्देशन तो आप ज़रूर देंगे, लेकिन उसको कंप्लीट किसको करना है, तो उसे हमें कंप्लीट करना है।
तो ये निर्देशन होता है, इसका मतलब ये होता है कि निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा समस्याओं के समाधान से संबंधित चीज़ों को तो बताया जाता है, लेकिन उसका जो है निर्देशन किसी भी समस्या का समाधान स्वयं नहीं करता है। यानी कि जो बताता है वो स्वयं खुद नहीं करता है, जिसको बताया जाता है वो उसका समाधान करता है। तो यही निर्देशन है। उसके बाद देख लेते हैं परामर्श का अर्थ। तो परामर्श देखिए, बालकों की समस्याओं के समाधान हेतु किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक राय की आवश्यकता होती है। यह वैज्ञानिक राय और सुझाव परामर्श कहलाते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पे क्या लिखा होता है, जैसे आप जब पर्चा बनवाते हैं तो उस पर लिखा होता है परामर्श शुल्क। तो वो लोग परामर्श शुल्क लेते हैं और उसके बदले में क्या जैसे बताते हैं कि आपको ये बीमारी है, ये बीमारी है, जो भी बीमारी होती है वो बताते हैं और उसके अकॉर्डिंग इलाज करते हैं। तो जो परामर्श होता है उसी के द्वारा देखिए बालकों की समस्या के समाधान हेतु किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक राय, यानी कि राय देना या परामर्श देना, और उसी की आवश्यकता होती है, या वैज्ञानिक राय और सुझाव परामर्श कहलाते हैं। उसके बाद चलते हैं, देख लेते हैं सृजनात्मकता रचनात्मकता। तो सृजनात्मकता क्या होती है? तो जब हम किसी भी सामान्य अवस्था को, सामान्य समस्या को या किसी भी वस्तु या घटना के बारे में सोचते हैं तो हम अपने विचारों से उस समस्या का निदान करने की कोशिश करते हैं, और वे समस्या को निदान हमसे अगर आसानी से हो जाता है तो हम क्या कहलाते हैं? तो हम क्रिएटिव माइंड चाइल्ड कहलाएंगे। देखिए सृजनात्मक बच्चा वो होता है जो अपनी परेशानी को कई तरीके से हल कर दे। यानी कि अगर कोई परेशानी आती है तो वो 2-4 तरीके ऐसे खोज लेता है कि उसमें से जो भी तरीका अपना लेता है उससे अपनी परेशानी को हल कर लेता है। और जो बच्चा हल कर लेता है वो बच्चा कैसा कहलाता है? तो वो बच्चा क्रिएटिव माइंड चाइल्ड कहलाता है। अब देख लेते हैं बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण। देखिए ये भी पॉइंट आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे ना छूटे। बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण लुईस टर्मन के द्वारा किया गया IQ वर्गीकरण। IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ये देखिए किसके अनुसार है? तो ये टर्मन के अनुसार। उसके बाद देख लेते हैं, देखिए IQ मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, तो ये किसके अनुसार है? ये स्टर्न के अनुसार है। सबसे पहले कौन सा सूत्र आया? तो ये स्टर्न का सूत्र आया, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, और उसके बाद जब उसमें 100 लगा तो ये टर्मन का सूत्र हो गया। ये टर्मन का सूत्र है, ठीक है ना। देखिए बुद्धि लब्धि के जनक की अगर बात की जाए तो बुद्धि लब्धि के जनक कौन है? तो स्टर्न। बुद्धि लब्धि के जनक स्टर्न है, और बुद्धि लब्धि के वर्गीकरण के जनक तो टर्मन। देखिए ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर जनक आता है तब आप स्टर्न लिखेंगे, और अगर बुद्धि लब्धि के वर्गीकरण के जनक पूछ रहे हैं तो आपको टर्मन लिखना होगा। आप लोग इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, ठीक है ना। और जो वर्गीकरण का जो सूत्र है इसमें गुणा 100 है, और इसमें देखिए IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ठीक है ना। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं बुद्धि लब्धि और स्थिति। देखिए 25 से कम वाला बालक क्या कहलाता है? तो महामूर्ख या जड़ बुद्धि यानी इडियट कहलाता है। उसके बाद देखिए 25 से 49 मूढ़ यानी इम्बेसिल, और देखिए 50 से 69 मूर्ख मोरन कहलाता है, और देखिए 70 से 79 मंद बुद्धि फीबल माइंडेड कहलाता है, और देखिए 80 से 89 सुस्त बुद्धि यानी डल कहलाता है, और 90 से 109 सामान्य बुद्धि एवरेज कहलाता है, और 110 से 119 सामान्य औसत कहलाता है, और 140 प्लस प्रतिभाशाली बालक कहलाता है।
आप लोग देखिए, इसमें आप लोग वैसे तो ये सारे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके आएंगे ज़रूर। तो आप लोग देखिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो देख लीजिए। देखिए आप लोगों को ये अच्छे से याद रखना है, ये और देखिए प्रतिभाशाली बालक, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद देख लेते हैं अक्षम बालक। देखिए अक्षम बालक, अगर अक्षम बालक की बात की जाए तो दृष्टि बाधित बच्चों को बड़े प्रिंट या ब्रेल में पठन सामग्री की आवश्यकता हो सकती है। और सेकंड नंबर पर है श्रवण बाधित बच्चों को हियरिंग एंड श्रवण प्रशिक्षण, लिप रीडिंग आदि की आवश्यकता हो सकती है। यानी कि देखिए दृष्टि बाधित बच्चों को किससे, प्रिंट या ब्रेल से, और श्रवण बाधित बच्चों को हेयरिंग एंड श्रवण प्रशिक्षण से बच्चों को शिक्षा दी जाती है। अब देख लेते हैं आपका लास्ट पॉइंट है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। तो 1905 ईस्वी में बिने तथा थियोडोर साइमन ने इंटेलिजेंस का मापन करने के लिए 54 प्रश्नों का बुद्धि मापनी तैयार की, जिसे बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कहते हैं। इसमें 1911 ईस्वी में संशोधन किया गया। देखिए अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कब हुआ, तो देखिए 1905 ईस्वी में। ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और देखिए संशोधन कब किया गया, तो 1911 ईस्वी में। और देखिए बिने तथा थियोडोर साइमन ने का मापन करने के लिए कितने, तो 54 प्रश्नों का बुद्धि मापनी तैयार की थी। ठीक है ना फ्रेंड्स, आज यहीं तक। फ्रेंड्स आप लोगों को हमारी वीडियोस कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।